रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए ताकि जिनका हक है वो उनको मिले, क्योंकि हम इस बात पे कायम हैं कि कायीन के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज़्यादा रिज़र्व सीटें नहीं मिल सकती। यह जो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली हैं हमारी 78 सीटें, ये उनकी जीते हुई सीट से ज़्यादा है, उनको एक किस्म की खैरात में दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं और हम इल्तिमास करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द जब हमारी पिटीशन आपके पास आ जाए उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज PTI को सियासी तौर पर एक और बड़ा झटका लगा। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाइल देते हुए कहा कि कुछ सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त की कि ये सीटें हमें दे दें, जैसे एक खाली ज़मीन हो और कोई आए उस पर कब्जा कर ले। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आप कब्जे पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने दी है। अली जफ़र ने दलाइल दिए कि अगर एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो वो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्शन लड़े। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आप जब ज्वाइन कर रहे थे तो आपको पता था कि इन्होंने भी लिस्ट नहीं दी। मखसूस नशिस्तें तो तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। जस्टिस अरशद अली ने यह सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से आपने अपना केस कमज़ोर नहीं किया। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि जिसने जितनी सीटें जीती उनको उस तनासुब से सीटें मिलती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी सीटें बढ़ा दी जाएं। जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर ये सीटें नहीं दी गई तो पार्लियामेंट पूरी नहीं होगी। वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त खारिज कर दी। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज PTI कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। राय के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा की तरफ से गिले शिकवे हुए। कई रहनुमाओं ने भी तल्ख लहजा भी इख्तियार किया और कई रहनुमा कोर कमेटी अरकान जो थे वो इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। PTI की मौजूदा सूरत हाल में फैसला साजी और अंदरूनी तौर पर खींचातानी पार्टी पर क्या असरार छोड़ रही है, इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट पहला और बड़ा सवाल, PTI में कमज़ोर फैसला साजी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि जिस तरह से अब कोर कमेटी में भी एक हंगामा देखने में आया कि कुछ अरकान नाराज़ हो गए, कोई गिले शिकवे कर रहे थे, लेकिन जो बुनियादी सवाल मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है, जो रिमार्क्स थे जजेस साहिबान के वो मैंने आपके सामने रखे। आपके ख्याल में क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमज़ोर फैसला किया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का, और अगर किया तो फिर किस पर यह जिम्मेदारी आयद होगी? देखिए, ये फैसले करने से पहले ज़ाहिर है होमवर्क जब नहीं होता तो इस तरह के फैसले हो जाया करते हैं। जमात इस्लामी से इनका नेशनल अलायंस बनता था। ये शायद वो जो जमात इस्लामी की को 2-1 सूबाई सीटें भी उसके बाद वापस हो गई और हुई भी PTI के अरकान की दरख्वास्तों पे हुई थी कि वो जीत गए। उसके बाद तो फिर शायद इन्होंने सोचा कि अब जमात इस्लामी की तो चूँकि प्रेजेंस नहीं है असम्बली में, तो हम किसी ऐसी जमात के साथ जाते हैं जिसकी प्रेजेंस है। लेकिन इसके बावजूद बहुत पहले ये इनको पता चल गया हुआ था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्ले का निशान नहीं है। उसके बाद हमने इलेक्शन लड़ना है, जिन हालात में लड़ा उस सारा कुछ उनके लिए दाद बनती है PTI को कि जिस तरह से इलेक्शन इनके लोग लड़ के असम्बलियों में पहुंच गए। और अभी तक वो जो आज भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, अगरचे वहाँ से वजाहत भी आ गई है कि अभी तक सीटें वो हारते जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। आज भी गुजरांवाला से एक सीट मिल गई PMLN को, तो वो तो चीज़ें ऑन गोइंग हैं, वो तो समझ आ रही है। एक बायस्ड इलेक्शन कमीशन का भी वो समझ आ रहा था पहले दिन से इनके हवाले से। अच्छा, जब इस तरह से आपकी लड़ाई होती है ना, जब आपको नज़र आ रहा होता है, फिर आपको और ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत होती है। फिर फैसलों में आपके कोई वो नजर आनी चाहिए, क्या कहते हैं उसको, मैं कि कोई अभाम न रहे, मतलब नहीं वो मतलब अभाम नहीं, मतलब फैसले इतने ठोस होने चाहिए कि फिर उसमें से कोई वो खामी ना रह जाए। लेकिन स्टिल चूंकि जाहिर है लीडर आपका अंदर है और उसके बाद मुख्तलिफ लोग जाके बातें भी मुख्तलिफ करते होंगे। और आपको पता है कि हमारे यहाँ बड़े लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो बात कोई कान में डाल देता है, वो मुझे याद है एक साहब के बारे में कहा जाता था, अल्लाह बख्शे उन्हें,
कि वो कोई जाके पहली जो शिकायत लगा देता था ना, उसकी वो पक्के हो जाते थे कि ये ठीक है, दूसरे के खिलाफ एक्शन हो जाता था। तो फिर एक साहब एक दफा गए उनके पास, उन्होंने कहा जी आपका मसला पता क्या है, अगर आपसे कोई ये कहे ना कि कुत्ता आपका कान ले गया है, आप अपना कान चेक नहीं करते, कुत्ते के पीछे दौड़ लगा देते हैं। तो बाज जगह ये मसला होता है और बड़े लोग कान के कच्चे होते हैं। मतलब एक बंदा जाएगा, वो कोई बात कर रहा होगा, फिर एक और भी बात होती है कि बड़े लोगों से आप बात भी वो जो चाह रहे होते हैं सुनना, वो करते हैं लोग ना नॉर्मली, क्योंकि अगर अब वो नहीं करेंगे, कोई इख्तलाफी बात करेंगे, तो शायद वो आपका नंबर वहां से पीछे हट जाएगा और आपसे मुलाकात भी नहीं होगी। तो इसलिए फैसले पीटीआई के फैसलों में तो हमेशा से आपको इस तरह का नजर आता है कि कोई कंक्रीट फैसला उस तरह से होता नहीं है। मतलब जब आपकी लड़ाई थी, आपको पता था कि इलेक्शन कमीशन ने आपको करना है, जब भी उसको मौका मिलेगा, उसके बाद फिर वो अदालतों के पास चीज जाती है। अब पता नहीं इनको क्या कॉन्फिडेंस होगा सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन मुझे सच्ची बात है नहीं लगता कि वहां से भी इनको कोई रिलीफ मिल सकेगा। मेरा सिर्फ इख्तलाफ इस सारे मामले में इस चीज पे है कि चलें, उनको सीट्स आपने नहीं दी जो बाकी सीट्स दूसरी जमातों को नहीं देनी चाहिए थी, जो मेरा इस्तदलाल है, मेरे हिसाब से वो नहीं बनती थी। बहरहाल फैसला स्टिल अदालतों ने करना है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह रिमार्क्स में कहा भी गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ आपने उसमें शामिल होकर अपने केस को कमजोर किया। असद कैसर कहते हैं कि 20 सीटें नून लीग को देने का टास्क इलेक्शन कमीशन को मिल गया है, तो आपके ख्याल में ये एक कमजोर कानूनी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, या जिस तरह से अब तो ये खुलेआम बात होती है कि ये प्री प्लान था और इसी तरह का स्क्रिप्ट था, ऐसा ही होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो नज़ला गिरता है तो बेचारे इलेक्शन कमीशन पे नाम ले ले के असल जगह का नाम ही नहीं लेते। भाई जिधर लड़ाई 9 मई की लड़ी है वहाँ से जाके ठीक हो जाओ। आप इंतज़ार भी कर रहे हैं 8 फरवरी का, क्या कमज़ोर फैसला साजी है। सबको पता है कि खान साहब जैसे कोई लोग जाते हैं ना मिलने जेल में, तो वो पहले ऑर्डर चेक करते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है या ये मिली भगत है या ये उधर का आदमी मेरा अपना बंदा बन के आया। एतमाद तो उन्हें किसी पे रहा नहीं है। और वो जैसे उन्होंने कहा कि असद कैसर के भाई स्पीकर होंगे, बाद में बदल दिया। उन्होंने कहा तैमूर झगड़ा वज़ीर ख़जाना होगा, नहीं बनाया। अब पता नहीं इनके साथ क्या होगा। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ इस मुलाकात के बाद जो कल शहबाज शरीफ साहब से की है, और कब शक के वो दायरे में आएंगे और किस तरह की वो गुफ्तगू होगी। अब आप मुझे ये बताएं, हम पहले दिन से कह रहे थे कि भाई आप जमात इस्लामी या MWM आप क्लियर करें। आपने पहले जमात इस्लामी को कहा कि हम आपके साथ सिर्फ KP में करेंगे, जब पहले पूरी पार्टी का कहा था, और फिर कहा MWM से बाकी जगहों पे करेंगे। जमात इस्लामी ने सीटों के से हट के कह दिया कि करना है तो सारी जगह पे इकट्ठा कीजिए। अब ये बात इनके वकला को बिल्कुल अच्छी तरह पता थी, जिस तरह इनके वकला ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बल्ला हमारा जाना है। वो 3.25 मिनट की वीडियो है, सुन ले इनके वकला के दलाइल। अब वो जिस हाई कोर्ट पे सबसे ज़्यादा तकिया था, वहाँ 5 जजों ने, लार्जर बेंच ने मुत्तफ़िक का फैसला दिया और दोनों तरफ से दिया, यानी कि एक तो सीटें आपको नहीं मिलेंगी और जो दूसरों को दी गई हैं वो भी ठीक है। तो भाई ये माले गनीमत था जो कल जज साहब कह रहे थे, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये माले गनीमत लेने हैं, वो बाकी पार्टियां पहुंच गई हैं, सियासी जहाद हो रहा है, कोई वो तो नहीं हो रहा, तो वो अपना अपना हिस्सा तो मारेंगे ना कि जी ठीक है। फिर अगर इनका नहीं तो जो इनका इस्तदलाल था कि पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं, तो वो भी मुकम्मल हो गया। हाई कोर्ट ने तो स्टैंप कर दिया। अब जो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे वो वही था, अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है यार, हमारे पे मेहरबानी करना, जब भी हमारी पटिशन आए भैया आप लॉ पॉइंट पे बात कीजिए ना। आप घर से बैठ के, मतलब कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टीमें नहीं बनी हुई, प्रॉपर होमवर्क नहीं है। कल आप लोग वहां पे पहुंचे नहीं केस लड़ने के लिए, 5 रुकनी बेंच बैठ के आपका इंतजार करता रहा कि तशरीफ ले आइए, तशरीफ ले आइए। नहीं जी मैं वहां बिजी हूं, मैं वहां बिजी हूं। आज जाके दलाइल दिए तो फिर दलाइल का नतीजा आ गया। ये PTI को जरा ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा कि कब तक वो स्टेट की दुश्मनी में ये काम करते रहेंगे। कभी IMF जाएंगे, कभी वहाँ पे इनके लोग ख़त लिखने शुरू कर देंगे यूरोपीय यूनियन को, और फिर मुकरेंगे। तो ये तो चलता रहेगा इनके साथ। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि रियायत कोई नहीं है मौजूद। ठीक है, ठीक जी। फैसल साहब, लेकिन खुद अपने ही फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर कर रहे हैं। मतलब देखिए, तहरीक इंसाफ जो है ना, एज ए ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ताकतवर नहीं थी किसी भी ज़माने में। तहरीक इंसाफ के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनके तो ये भी नहीं पता कि इनका बुनियादी पॉलिसी क्या है, कब तब्दील होती है। इनके फैसले, इनकी तो अपनी लीडरशिप इस बात पे फख्र करती है कि यू टर्न लेना जो है हमारा एक खासा है। जिस पार्टी का एक खासा यू टर्न लेना हो,
उससे आप ऑर्गेनाइजेशन फैसलों पे क्या वो सवाबदीद कर सकते हैं? फिर जिन हालात से दो चार है उसकी लीडरशिप जो है वो बंद है, ये भी बहरहाल एक हकीकत है। उनके आपस में राब्तों का जो है वो फुकदान है, तो उसमें जो इतनी जो बदएतमादी हो रही है या इतना जो इंतशार पैदा हो रहा है उसका एक सबब ये भी है कि लीडर के राब्ते नहीं है। लेकिन इनके अंदर कभी भी तहरीक इंसाफ की आप पूरी सियासत उठा लें, इनके अंदर कभी भी कुव्वत फैसला आपको नजर नहीं आएगी। और अपने फैसलों पे खड़े रहना, ये दो काम इस पार्टी के अंदर जो है ना वो आप जो है वो कभी नहीं देखेंगे। भाई अगर आप जमात इस्लामी के साथ चले जाते तो आपको तो बैठे बैठे की सीटें मिल जाती ना, क्या प्रॉब्लम थी? एक अवामी कुव्वत भी आपके साथ जुड़ जाती, बहरहाल एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी आपके साथ जुड़ जाता। जमात इस्लामी के पास अवामी वोटर ना हो, अवामी कुव्वत है, कराची में जबकि उनके पास वोटर भी आ गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उनके पास है, उनके पास कारकुनों का एक ढांचा मौजूद है, और उनके पास ये सब चीजों के उन्होंने कागजात जमा करवाए हुए थे। आपको तो बैठे बैठाए जो है सीटें मिल जाती, अददी सूरत-ए-हाल जो है वो कौमी असम्बली में जो है वो तब्दील हो जाती, वो जो है सेनेट के इलेक्शन पे जो है वो असरअंदाज हो जाती है अगर आप कर लेते। लेकिन आपको तो खौफ था कि वो अमेरिका से नाराज हो जाएगा, या फिर इस वक्त कहीं न कहीं आप भी डिक्टेशन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी जो है किसी को जो है वो खुश करने की जो है वो जो है कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के साथ देखें ये हकीकत है कि अवाम है और बिला मुबालगा अवाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और तहरीक इंसाफ खुद अपने साथ नहीं है। इनका पता ही नहीं है कि इनके जो है ना पॉलिसी जो है वो कौन बनाता है, कैसे बनाता है। जो सियासी जमातों का एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो तो हमें इस पूरी पार्टी के अंदर कभी भी नजर नहीं आया, और उसके असरात जो है इस पार्टी को हमेशा जो है वो अदा करना पड़ते हैं, मुस्तकबिल में भी अदा करने पड़ते हैं। अवाम क्यों इनके साथ है, और बुनियादी तौर पे इस बात को भी समझ लीजिए, अवाम जो है वो इमरान खान की मोहब्बत में इमरान खान के साथ नहीं है, वो किसी की मुखालफत में जो है वो इमरान खान के साथ है, उस सोच के साथ है जो सोच इस वक्त इन्होंने इख्तियार की हुई। कल को कोई मजबूत अंदाज में, मजबूत जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो सोच लेकर आ जाता है तो ये अवाम उसके साथ खड़ी हो जाएगी। आप उस सोच के साथ है, हैसियत पब्लिक इनके साथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बात जो है इमरान खान को भी समझनी चाहिए और इमरान खान के मुखालिफिन को भी समझनी चाहिए। अगर आपको इमरान खान की जो टारगेट ऑडियंस को जो करना है तो सोच को खत्म करो भाई, जो लोगों के जहनों में पैदा हो रही है। बाकी इमरान खान का ऐसा इशू है नहीं। ठीक जी, नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फैसला साजी का फुकदान है, फैसला नहीं कर पा रहे। और जिस तरह से शुरू से कभी जमात इस्लामी कभी जो है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और फिर जाके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए दुआ के जो पीटीआई के साथ हुआ, मेरे ख्याल में ये पीटीआई जो इलेक्शन में जा रही थी और जो इलेक्शन का नतीजा आया वो नतीजा भी इनकी तवक्कुआत से काफ़ी डिफरेंट था। हम खुद भी देख रहे थे, हम खुद भी बातें कर रहे थे, तज्जिए भी हो रहे थे कि जिस तरह से पीटीआई को बहैसियत पार्टी जो है ख़त्म करने की कोशिश की गई, यानी उसको तो एज ए पार्टी इलेक्शन भी लड़ने नहीं दिया गया। तो वो जो सिचुएशन थी कि पार्टी को डिसमेंटल करना है, उसको ख़त्म करना है, उसकी टॉप टियर लीडरशिप को अंदर आपने जेलों में डाल दिया, उनके लोग जो है वो अपने लीडरान के केस लड़ें या वो इन केसों को परसू करें। तो जो इलेक्शन का नतीजा आया वो नतीजा शायद पीटीआई की अपनी तवक्कुआत से भी जो है वो काफ़ी डिफरेंट था। वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको इतनी सीटें मिल जाएंगी, और शायद कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। एक साहब जिनको यकीन था और बार बार कहा जा रहा था कि जी उनको डे 1 से यकीन था कि लोग निकलेंगे, वो साहब तो जेल के अंदर थे, उनको तो आपने ना कैंपेन करने दिया ना जो है ना, और एक नैरेटिव बनाया गया। आप देखें ना, ये कहना ये बड़ी खतरनाक बात है कि जी पीटीआई रियासत दुश्मन है। अगर रियासत दुश्मन है फिर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी उनको इतने लोग उनके साथ हैं। पाकिस्तान में अभी भी डिस्पाइट ऑल दिस प्री पोल, पोस्ट पोल और इलेक्शन डे रिगिंग के बावजूद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट जो है वो पीटीआई ने लिए। तो क्या इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम रियासत दुश्मन है? तो खुदारा इस नैरेटिव को ख़त्म करें, कोई रियासत दुश्मन नहीं है। आप ही ने ये देखे ना, कभी यही नवाज शरीफ साहब थे, रियासत दुश्मन बेनज़ीर को करार दिया था,
कि जी ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है मुल्क के लिए, और यही फिर इमरान खान साहब थे, नवाज शरीफ को जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट बना दिया था, और फिर अब आके जो है ना यो इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट बन रहे। तो खुदा ना ये नैरेटिव खत्म करें। सही, आप अगर जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, आप अगर ये कहते हैं कि फेयर प्ले के ऊपर अगर जमहूरियत हो और फेयर प्ले पे चले तो फेयर प्ले पे चलें। ऐसा नहीं है, ठीक है अदालतों ने फैसला दे दिया कि जी वो रिजर्व सीटें इनको नहीं मिलेंगी, लेकिन दूसरी तरफ वो जो जमहूरियत के अलमबरदार, वो चैंपियन जिन्होंने राग अलापे हैं जमहूरियत के, वो लोग आके जैसे आमिर साहब ने कहा कि जी वो आके माले गनीमत की तरह उस पर टूट पड़े। तो चले एक तरफ उनको तो नहीं मिलनी, ना मिले, लेकिन दूसरी तरफ एटलीस्ट आप उस उसूलों के ऊपर तो जाएं ना। ठीक है, लेकिन नबी साहब की बुनियादी उसूलों पे तो बात है कि माले गनीमत से तो कोई इनकार नहीं करता। आप फिर उन मासूम लोगों को क्यों कह रहे हैं? दूसरा ये असूलों पे कभी समझौता नहीं करते, यही बात हम कह रहे हैं, ये असूलों पे कभी समझौता नहीं करते, और अल्लाह के फजल से इनका उसूल भी कोई नहीं। सर असूल तो बाद में आते हैं, माले गनीमत को आप बताएं कौन इनकार करता है? हमें जमहूरियत का जमहूरियत का हमें दर्श ना दिया करें, फिर इनको ये होना चाहिए। सही है जी। और दूसरा चीज, इलेक्शन कमीशन जो जमहूरियत का दर्श दे रहा है उससे जाके पूछ लें। इलेक्शन कमीशन को आगे बताना चाहिए ना कि रियासत के कहने पे वो सारा कुछ कर रहा है, मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेता है चीफ इलेक्शन कमीशनर, उसको बताना चाहिए कि मैं ये अपने खुद नहीं कर रहा, धमकियां लगा रहे हैं किसी के कहने पे कर रहा हूं। उसने तो कह दिया मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, वरना मैं डरता हूं अल्लाह के अलावा। सिकंदर सुल्तान राजा ने तो कह दिया, तो पकड़ लें, पहले भी जत्थे छोड़े हैं लोगों के ऊपर और छुड़वा नहीं, उसको कहना चाहिए ना कि मैं खुद तो कर ही नहीं रहा, रियासत की वजह से कर रहा हूं, इनको हरा रहा हूं। ये तो उसको आगे नहीं, ये जो लोग एतराफ कर लेना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि रियासत का नाम लें, जुर्रत करें ना, इलेक्शन कमीशन पे क्यों तनकीद? नहीं, वो तनख्वाहों के पैसे नहीं लेता, मेरे टैक्स के तनख्वाह नहीं लेता वहां से, उसको बताना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बोल रहे हैं, इलेक्शन कराना 40% दे दिया उन्होंने कि 2018 में भी रिजल्ट के बाद 40 नंबर थे, 2024 में भी। अब गुस्सा जहां मर्जी उतार लें। इलियास साहब किस पर आयद होती है कमज़ोर फैसला साजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई? क्योंकि ये तो कानूनी तौर पर उनसे ये गलती हुई है कि वो उनके पास ऑप्शन थी, जमात इस्लामी थी, उसके साथ वो जा भी रहे थे, पहले यही खबरें आ रही थी कि जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद होगा, लेकिन फिर क्या ये इससे बेखबर थे कि इनके पास कोई सीट्स नहीं है, या इन्होंने कोई जो एक मुसव्विदा जमा कराते हैं रिजर्व सीट्स का नामों का, क्या वो इन्होंने जमा कराया या नहीं? इलियास साहब, ये तो पहले इनको जमा करवाते वक्त ना ये देखना चाहिए था कि किससे इत्तेहाद कर रहे हैं, किसकी सीटें जमा करवाएं, ये तमाम पहलू देखने चाहिए थे अगर इत्तेहाद कर रहे थे। ये फ़ैसला इस तरह का करना हैरानगी वाली बात है कि जिन्होंने कोई अपनी नशिस्तों के लिए कोई दी नहीं थी, मखसूस नशिस्तों के लिए फ़हरिस्त दी थी, ये तो पहले दी जाती है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जाता है। और दूसरी बात ये जो कहा जा रहा है कि जिना दूसरे जमात इस्लामी से कर लेते, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से करते, तो उसके और नताइज जाते हैं, इनकी फ़हरिस्तें होती हैं तो उनको कुछ ना अकोमोडेट हो जाते। लेकिन अब ये इन्होंने अपने हाथ खुद ही काट दिए थे, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, कौन क्या करेगा? फिर इनमें तो ये खामोशी इनको चाहिए। बहरहाल इन्होंने जाके देख लिया फोरम पर, इनको कुछ नहीं मिला, तो लेकिन ये जो फैसला साजी की बात है इनके साथ, तो इनको फैसला करने के लिए छोड़ा ही कहाँ है? इनके लिए कौन फैसला करेगा? इनका फैसला एक ही बंदा करता था, वो बंदा भी अंदर कर दिया। अब वो बाकी इन्होंने फैसला किसने करना है? इन लोगों ने जो फैसले किए वो पूछ के आते हैं, कोई कुछ पूछ के आता था, कोई कुछ पूछ के आता था, तो यही फुकदान होने की वजह से ये इस तरह के मसले पैदा हो रहे हैं इनके लिए। अगर ये इनमें से कोई ये फैसला कर लें कि ये इस बंदे की बात माननी है, ज़ाहिर है इतनी बैरिस्टर अली ज़फ़र कोई काम थोड़ी है, इन लोगों को करना चाहिए। इनको गौहर साहब भी हैं, ये समझदार आदमी है, इन लोगों को पता है कि किस तरह इलेक्शन में किस तरह जाना है, किस तरह क्या करना है। चलें, इनके साथ वो हुई कि इनका निशान भी छीन लिया, नाम भी छीन लिया, तो सब कुछ जब छीन गया इनके पास, फिर भी इनकी बड़ी एफर्ट है इस कोशिश को कि जी ये लड़े हैं और बिल्कुल गलतियां हुई हैं इनसे, तो अब गलतियों का तो भुगतना पड़ेगा खमियाजा, कि जब तक इनके लिए कोई होता नहीं है। इन्होंने आज कोशिश कर ली, नहीं कर सके तो फिर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो अब यही इसी तरह करेंगे, लड़ेंगे। अब इस तरह पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में भी, और जिस तरह भी आएंगे सिंध में भी, तो ये केपी में भी, तो इनके लिए ज़ाहिर है इन्होंने अपनी सीटें खुद गंवा दी हैं। अगर ये इन्होंने सही इत्तेहाद किया होता किसी जमात से,
तो इनको आज सीटें मिल गई होती। ठीक। तो ये इन्होंने अपने आप को इनको देखना चाहिए, आइंदा फ्यूचर में भी जो फैसले करें उसको देख के करें। अगर ट्रेन इनके लिए टफ टाइम है, लेकिन इनको अपने आप को इस वक्त संभालना चाहिए। इसी तरह के उजलत में फैसले करते रहेंगे तो मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे मजीद। ठीक है जी। बहरहाल जाहिर है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना अंदरूनी स्ट्रक्चर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जाहिर है फैसला साजी उसमें सबसे पहला अंसर जिसमें उनको इस पर काम करना चाहिए। इस फैसले के बाद ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल एक्सपर्ट्स ने क्या कहा वो आपने जान लिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो IMF और पाकिस्तान के जो दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, ज़ाहिर है कुछ मुश्किल फ़ैसले मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़े ज़रूरी हैं, कहा जा रहा है वो करने हैं। इसी तनाजुर में हमारा सवाल कि आवाम को मज़ीद कितना अरसे तक सख्त वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। वफ़द ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त मुआशी पॉलिसीज़ इख्तियार करना होंगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF का जो वफ़द है रियल इस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चर शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स इक़दाम और रियल इस्टेट सेक्टर को दस्तवेज़ी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का इस वफ़द ने मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने IMF को तमाम तरजीह नुकात पर अमल दरामद की भी यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। कल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहते हैं कि पहले हम दोस्त ममालिक से कर्ज ले लेते थे, लेकिन अब दोस्त ममालिक ने कर्ज देने से इनकार करते हुए कहा है कि वो इमदाद की देने की बजाय सरमायाकारी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें रेवेन्यू में जो पैसे ज़ाया हो रहे हैं उनको कम करना है और कम टैक्स की शरह को बेहतर बनाना है। IMF मुतालबात की रोशनी में हुकूमत कौन से सख्त फैसले करने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे और इसके क्या असरात अवाम पे। नवीद साहब, कब तक ये ज़ाहिर है सख्त मुतालबात IMF के मुआशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके मुतालबात को पर अमल दरामद भी करना, कितना वक्त मज़ीद अवाम पर बोझ आएगा, कितना और बर्दाश्त करना पड़ेगा सख्त वक्त अवाम को? देखें दुआ, आवाम के लिए तो इमीडिएट कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। आगे भी मेरा नहीं ख्याल कि इस 5 साल में आवाम को कोई रिलीफ दे पाएंगे, क्योंकि अगेन पहले एक दफ़ा जैसे मैंने कहा था कि विल नहीं है, हमारी रूलिंग एलीट की विल नहीं है कि आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि जी वो आवाम को रिलीफ दें। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी, सिर्फ इसी से आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें। बड़े फैन फेयर के साथ बड़ा मीडिया पे उसको उछाला गया कि जी कमेटी बना दी गई। अब उस कमेटी में देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस कमेटी के दायरे इख्तियार में क्या है जी। उस कमेटी के दायरे इख्तियार में जो चीजें दी गई हैं कि जी आप फेडरल गवर्नमेंट का जो है उसका साइज कम करें, आप जो है डिफेंस पे आप अपनी डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम करें, हुकूमती अखराजात जो है वो कम करें। तो ये सारी चीज़ें जो उस कमेटी के दायरा इख्तियार में दी गई हैं, इनको सबको मिला के वो आपके इस मौजूदा बजट के 16% नहीं बनता। तो उस 16% में से आप कितने पैसे बचा लेंगे? ठीक। दूसरी तरफ दो चीज़ें जो कि 2/3 आपके बजट का 2/3 हैं, वो है डिफेंस और वो है आपका कर्जों की अदायगी। ये दोनों मिला के 2/3 बनता है और ये उस कमेटी की उसके दायरे इख्तियार से इसको जो है वो एक्सक्लूड किया गया है। तो अब इस दफ़ा का आप बजट देख लें, अगर 14 ट्रिलियन का आपका बजट था, उस 14 ट्रिलियन में तकरीबन आपके 7.3 ट्रिलियन जो है वो कर्जों की अदायगी एंड 1.8 ट्रिलियन जो है वो आपका जा रहा है डिफेंस में। तो आप क्या आपकी तरजीहात कहाँ पे हैं, यहीं से आपको अंदाजा हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट जो है इसके पास कोई ये तरजीह इसकी है नहीं, क्योंकि अवाम के वोट से आई नहीं है। हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ उसका ख्याल कैसे रखना है कि कोई तरजीह नहीं। ठीक है जी, आमिर कोई भी नहीं है, तरजीह नहीं है। आमिर साहब, मसला तरजीहात का है। आमिर साहब जी बिल्कुल, जो अवाम के वोट से आते हैं वो भी डिफेंस बजट बढ़ाते हैं और जो लोगों के वोट से जीत के आते हैं वो भी डिफेंस बजट बढ़ाते हैं। हमें तकलीफ हो सकती है किसी भी वजह से कि खर्चात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान को भी बचाना है। सिर्फ 2 लफ्ज़ी तनकीद से नहीं काम चल सकता कि जी डिफेंस को काट दें। आपका मुकाबला जिस दुश्मन से है, हाँ बात हो सकती है कि जी क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको एक ही उसमें रख देना कि 4 जो सेक्टरियों को दिया है उनको इंतज़ामी काम के गवर्नमेंट के खर्चात कम करने हो। मैंने कहा था कल भी कि बिलावल भुट्टो को बना दे, जिन्होंने बहुत तकरीरें की थी वजारतें कम करनी है और सूबों को जानी है NFC अवार्ड के अंदर, ताकि ये पैसे जो ज़्यादा मरकज़ दे रहा है और ले सूबे रहे हैं
तो वो सारे पैसे वहाँ से साइड पे जाएं। अब इशू ये होता है कि हम सब बैठ के बात करते हैं। अब स्टील मिल्स के ऊपर आ रहा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर की आज की प्रेस रिलीज है, मेरा ख्याल है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनेगा वहाँ पे, क्योंकि निजकारी तो डेस्कोज की भी होनी है। वो पहले ये था ना कि शायद सूबों को दे दें, अब ये जाएंगी बराह रास्त के जी निजकारी करें, आपको और हमें पानी भी दूसरे मुल्क आके देंगे, जिस तरह दुनिया भर में मीटर लगाते हैं और पैसे देते हैं। आप सब यहाँ पे जो अयाशी चल रही है ना हर चीज़ में, और जो बड़ा काम है जो करने का है, जो फेडरल गवर्नमेंट का यानी कैबिनेट का है, वो है कि आप ज़रूरी आमदन पे जो कम से कम 1 मुरब्बे का मालिक है उससे टैक्स शुरू करें, उससे नीचे ना करें। उसके नीचे तो इनपुट में बंदे के पास आउटपुट आती नहीं है कि वो सर्वाइव करता है। सिर्फ जो बड़ा ज़मींदार है उससे टैक्स लें, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर्स हैं, जो रिटेलर हैं, ताजिर हैं, जिनको वज़ीर आज़म ने कहा है 90% ये लोग हैं जो सारा माल खा जाते हैं। तो वज़ीर आज़म का इम्तिहान है कि तकरीर प्रेस रिलीज नहीं, अब हम आपके एक्शंस देखना चाहेंगे और वो देगा बजट में, क्योंकि अभी आपने कमेटियां बनाई हैं, एक के बाद दूसरी बनेगी, दूसरी के बाद तीसरी कैबिनेट की कमेटी बनेगी, अभी ब्यूरोक्रेटिक बनी है, फिर कैबिनेट कमेटी बनेगी और ये जाएंगी प्रपोजल सारी की सारी बजट में ही। तो आपको हम चेक कर लेंगे कि हाँ वाकई ये लफ्ज प्रेस रिलीज था या आप कुछ करना चाह रहे हैं कि जो लोग बड़े हैं उनसे टैक्स लेना है। आम आदमी, तनख्वाहदार मुलाजिम, वो तो बेचारा हर चीज पे देता है। मैं कहता हूँ 100 रुपए के कार्ड पे 40-42 रुपए तो आप वैसे टैक्स ले लेते हैं। तो वो मजदूर जिसके पास घर बात करने के लिए सिर्फ यही है ना कि वो टेलीफोन में लोड कराएगा, आप वहां से भी टैक्स ले रहे हैं। आप तनख्वाहदार से पहले टैक्स ले लेते हैं। मजा तो तब है ना टैक्स बेस भी बढ़े, जो लोग टैक्स के नेट में नहीं है उनको लाइए और बड़े लोगों को सजाएं दीजिए और उनसे वसूल कीजिए। ठीक है जी अयाज साहब। और इसको प्रेस रिलीज समझें, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये कि ऐलानात इसी तरह हुआ करते हैं आगे बस, और अल्लाह के फजल से वही 90% बेनिफिशरी होते हैं इस मुल्क के, उन्होंने ही रहना है। उसकी वजह ये कि इनके दाएं बाएं तो सारे वही लोग बैठे होंगे ना, वो कैसे होगा, कैसे वो टैक्स लगने देंगे अपने ऊपर। तो अल्टीमेटली तो हमारे बहरहाल आपने उनकी जो वज़ीर ख़जाना आपके इम्पोर्टेड जो खैर से आपने इम्पोर्ट किए हैं, उनकी बात जो दोस्त ममालिक के हवाले से उन्होंने बात की है, तो मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने दोस्त ममालिक को कि हमें मतलब ये शर्म नहीं आई कि हम भीख मांगना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि भाई अब आज के बाद हम भीख नहीं देंगे, बहुत दे दी, अब काम करो और उसके से एवज पैसे ले लो, बहुत हो गई, मुझे नहीं समझ आ रही। और वो ट्रिकल डाउन हो रही है, वो भिखारी हम पूरी कौम को बनाते जा रहे हैं। ये सब्सिडीज क्या है? लोगों को हुनर नहीं दे रहे आप, उनको रोजगार नहीं दे रहे, उनको बस कह रहे हैं जी घर बैठे आप खाते जाओ। जब आपको आदत किसी कौम को पड़ जाती है ना मुफ्त खाने की कि जी बस पैसे आएंगे और हम खा लेंगे, वो फिर कौमें मेहनत नहीं किया करती। बांग्लादेश क्यों आपसे आगे निकल गया? मतलब वो बांग्लादेश क्या कहते होते थे आप वहाँ बांग्लादेश के बारे में जब वो मशरक़ी पाकिस्तान होता था, आज वो मेहनत करके आपसे आगे निकल गए। उन्होंने अपनी खवातीन का देखें जीडीपी में उनका रेशो क्या है। आप तो बस कौम को वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे और इन प्रोग्राम से सब्सिडी दे के भिखारी बनाते जा रहे हैं कि बस ये आराम से बैठ के खाते रहें, इनको कोई टेंशन ना हो। खुदा के लिए अपनी पॉलिसीज, ये बहुत तेज़ी से चीज़ें करनी पड़ेगी। स्टिल 2-3 साल लग जाएंगे। मतलब मेरे लिए और आपके लिए दुआ रिलीफ यही होगा ना कि हमारी सैलरी पे अब इस बजट में टैक्स नहीं बढ़ रहा, थोड़ा सा रिलीफ ये हमें होगा, क्योंकि ये कम तो सोच भी नहीं सकते ना, तसव्वुर भी नहीं ना, वो स्लैब 6 से 4 कर रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे लिए तो यहाँ से रिलीफ शुरू हो जाएगा कि चलो यार फिलहाल इन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया। तभी तो पिट रहा हूँ कि 90% वाली चले जाओ, मेहरबानी करो। लेकिन ये ख्वाहिश है, आप यकीन करें इस पे पक्की ना हो जाइएगा, टैक्स आपका बढ़ेगा इंशाल्लाह। सही है। और वाकई ये हम जो सैलड क्लास हैं इन पे तो क्या कहते हैं पूछना, राय लेना या उस तरह से कुछ होता ही नहीं है, और ये ऑटोमेटिकली सैलरी से कट जाते हैं। तो इसलिए बहरहाल जी अब देखते हैं कि नए वज़ीर ख़जाना किस तरह के इस्लाहात लाते हैं मुआशी तौर पर, और इस्लाहात तो फिर वो होनी चाहिए ना जिससे आम आदमी को वाक़तन रिलीफ मिलता हुआ नज़र आए। एक क्विकली ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपके ख्याल में IMF के सख्त मुतालबात अवाम पर मज़ीद कितना बोझ आएगा? कब तक अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा? ऑलरेडी हुकूमती रहनुमा तो कहते हैं कि 2 साल मुश्किल हैं, तो ये 2 साल और पहले वाला मुश्किल वक्त इसमें जमा कर लें तो ये बड़ा ही मुश्किल वक्त है, ये कैसे गुजारेगी अवाम? जब खजाना का कलमदान जानजेब साहब को सौंपा गया तो ऐसा बना के सौंपा गया था कि बहुत कोई ज़हीन आदमी या बहुत एक्सपर्ट आदमी को जो है वो लाया जा रहा है, और जिसके लिए गैर उनकी पता नहीं पाकिस्तानी नेशनलिटी थी नहीं थी, बहरहाल वो भी एक सवाल है। उस पर उनको वज़ीर ख़जाना बना दिया गया।
उन्होंने आने के बाद जो सबसे पहला बयान दिया, जो सबसे पहला बयान उनका रिकॉर्ड पर है, वो ये है कि हम IMF जाना नागुज़ीर है, IMF जाके पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर आएंगे। यार मतलब ये काम, अगर आपने यही काम करना था तो ये काम तो कोई भी कर लेता, ये तो हमारे आप आमिर इलियास साहब को भेज देते, ये भी कर्जा लेके आ जाता। इसके लिए एक्सपर्ट होने की जो है वो क्या जरूरत थी, कौन से आपको माहिर होने की जरूरत थी? अच्छा फिर आप जब वज़ीर ख़ज़ाना बने, भाई अपना प्लान तो दें, ये तो मसला मौजूद है। या आप प्लान तो आप कोई देना, प्लान तो कोई देना अब अपना, कोई प्लान अब तक इस हुकूमत का, अभी तक ये सवाल है कोई प्लान आया आपका? कम प्लान भी लो, प्लान नहीं है तो चले। अब बात यही है कि आमिर साहब की बात करो, उनको तकलीफ होती है, जबकि मैं इनके फायदे की बात बोला, इनको मैं वजीर खजाना की जा। नहीं भाई, जब आप मेरा नाम ले रहे हैं तो मैं तो खुशी से आपको रिस्पॉन्ड करता हूं यार, आपकी खुशी में खुश होता हूं मैं तो कि हमारा छोटा बच्चा दूध पीता कम प्लान पी लेगा, क्या करें हम अब इसका। जी जी फैसल साहब, मैं यही तो आप कह रहा हूँ कि ये तो इनको अगर बना दिया, क्योंकि अभी भी वक्त देखें रट्टा भूल गया, अब क्या करें हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठ के वजीर आजम से बड़े हैं अपने प्रोफेशन में, अपनी जगह पे। फैसल साहब किसी ओहदे की तमन्ना नहीं है। आप लेके आ जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं बड़ी खुशदिली से करते हैं। उनका सही वो ये कदम नहीं था, आप समझते हैं कि वो कोई पॉपकॉर्न खिलाएं इसे? नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं है ना, ये तो मुझे पता ही नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि जो आम आदमी के ये अजाब जो आता है इस मुल्क में IMF के कर्जे से आता है। ये कहते हैं कि IMF का कर्जा ही लेके आना है, तो इसके लिए इनको लाने की क्या जरूरत थी? ये तो कोई भी काम कर लेता। इनका प्लान क्या है? देखिए बात ये कि ये जो 16-18 महीने की नून लीग की गवर्नमेंट पे ये एतराज था ना, इन्होंने मईशत की बेहतरी का कोई मंसूबा पेश नहीं किया। आज भी इनसे सामने कोई सवाल उठाया जा रहा है तो यही सवाल उठाया जा रहा है, भाई आप जैसे तैसे आ गए हो, अपना मंसूबा तो बता दो, मंसूबा क्या है, किस तरह मुल्क को आप 5 साल जो है वो चलाओगे, आपके पास कौन सा प्लान है? देखिए उसका किसी के पास कोई जवाब ही नहीं होता कि हम तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर आएंगे। भाई ये तो फिर कोई भी लेके आ जाता है, सागदार साहब भी लेके आ जाते, ये तो मुफ्ती भी लेके आ जाते, ये हमारे आमिर इलियास को भेज दें, ज्यादा बेहतर कर्जा लेकर आ जाएंगे। इनको देख के तो शराइत भी हल्की रखेगा IMF। सही है। चलो। अरे भाई मंगने की प्रैक्टिस सिर्फ आपकी है और मुझे मंगता मत बनाए। चल फैसल साहब आपको जवाब मिल गया, इलियास साहब की तरफ जा रही हूँ। इलियास साहब नहीं, IMF के पास जाना है इनके लिए नागुज़ीर है। अब देखें दुआ ने ना बकायदा मैसेज दिया है, बकायदा कोशिश की है दुआ ने। प्लान में जो है करेंगे, जाहिर है नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कोशिश करनी है, इनकी सर्वाइवल ही इसी में, इकॉनमी की, मुल्क की, कि इनको जाना पड़ेगा। दोस्त ममालिक की जानिब से तो वो साफ इनकार कर चुके हैं कि अब कोई नहीं देता। सरमायाकारी करेंगे, सरमायाकारी किस सेक्टर में करेंगे, किस तरह करेंगे? अब जाहिर है जो सरमायाकारी करेगा वो अपना प्रॉफिट नहीं लेके जाएगा। जाहिर है ये सूरत हाल अब टफ टाइम है, क्योंकि इसके लिए इनको बड़े फैसले करने पड़ेंगे। इनकी अपनी लीकेज रोकनी पड़ेगी, जो हुकूमती इदारे हैं उनमें रोकने के लिए। ये नहीं है कि साइज़ कम करने से इनका वो, ये जो बातें हैं सिर्फ बातें ही हैं, इनको काम करके दिखाना पड़ेगा। किस में इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री किस सेक्टर में लाएं जिसका वाइबल हो, लोगों इंफरादी कुव्वत को बाहर भेजें। ये सारे प्लान जो हैं गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। इसको अपना नक्शा बनाना पड़ेगा कि किस साल में कितना करना पड़ेगा। रिलीफ जो बाकी मिलना है जो, वो तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि किसी सूरत में किस सेक्टर में देंगे। बस यही करेंगे, किसानों को सब्सिडी दे देंगे, खाद दे देंगे, ये वो सस्ता करके दे देंगे। ये इस तरह की चीज़ें, वही एग्रीकल्चर सेक्टर वो हमारा उठ ही नहीं रहा। वो जो 26% होता था GDP का, वो भी कम हो गया अब। तो ये सारी सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को अब अमली तौर पर काम करना पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना साहब आए, उनकी जो तकरीर जो उन्होंने बातचीत की, जिस तरह देख रहे थे हम, उसमें इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो भी रूटीन की तरह आके आप कहने लगे जिस तरह से वो हमें देख रहे थे, जिस तरह वो देख रहे हैं। अब कुर्बानी के बकरों को ऐसे देखते हैं, ठीक देख रहे हैं। लोग, आम लोग सिस्टम समझते हैं, उनको वो सिस्टम का पता नहीं है कि काबिल है। अब हम वहाँ भी नहीं रहे। अब इनको लेके आना पड़ेगा। ये टैक्स, मजीद टैक्स लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसकी टैक्स की बेस को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आप देख लें, IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितनी दफ़ा कर्जा लेके FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है आज तक। बल्कि उन अफसरान वगैरह जो हैं
और यहाँ FBR उनकी हालत बेहतर हुई है, आवाम की तो हालत बस छोड़ें, आप अपनी गाड़ी के टायर चेंज कराएं जाके, दुआ छोड़ें, बाकी सब ठीक चलता है। बस ये है कि मुल्क के जो टायर सर बड़े महंगे आते हैं 10,000 के बाद। लेकिन आया साहब एक क्विकली मैं बड़ी देर से मुंतज़िर था। 10,000 किलोमीटर टायरों के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, कर्जे के बगैर हमारा मुल्क चल सकेगा? कर्जे के बगैर आप टायर को याद कर रहे थे। कर्जे के बगैर उस वक्त तक नहीं चलता मुल्क जब तक आप कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगी। आप अपनी गाड़ी के टायर चेंज ना कराएं, कौमी खजाने में पैसे जमा कर दें। आमिर साहब कमेंट करना चाहेंगे क्विकली, थोड़ा सा टाइम है जी। आमिर साहब नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है क्योंकि हसरतें हैं बहुत सारी, हमें भी कोई हमें भी ऐसी गाड़ी ले दे, हम क्या करेंगे? नहीं आपके पास गाड़ी नहीं है, उसके टायर ऐसी गाड़ी, वो जो कह रहे हैं ऐसी गाड़ी मिल जाए जिसके के टायर भी माशाल्लाह करोड़ों रुपए लेने पड़े वो चेंज कराने के लिए। 2.5 करोड़ के सर टायर हैं। चलें जी, सवाल कि IMF के साथ मुज़ाकरात का सिलसिले का आगाज़ हो गया है। अब ज़ाहिर है IMF के मुतालबात बड़े सख्त, जो कि पहले भी ज़ाहिर अवाम पर उसका असर पड़ता है, अवाम भुगतती है, तो अब नए वज़ीर ख़जाना के होते हुए कितना असर पड़ेगा और आखिर अवाम को रिलीफ कब तक मिलेगा? आपने एक्सपर्ट्स की राय जान ली है। आज के एक्सपर्ट्स से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।